हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी, आज के सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्कशीट्स। देखिए, ये ओसवाल बुक है, बेसिकली ये मैंने मंगाई है और ये लर्निंग मेड सिंपल, यानी कि इसमें कुछ ऐसी वर्कशीट्स दी हुई हैं जो हमें फिलअप करनी है, यानी कि हर एक चैप्टर की वर्कशीट्स हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले चैप्टर के इंटीजर्स की वर्कशीट्स के ऊपर और उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, इंटीजर की हम पहली वर्कशीट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए, आपको दे रखा ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन वैल्यू 0 इज शोन बाय द पॉइंट। आपको एक नंबर लाइन दी हुई है और इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 0 का पॉइंट आप कहाँ पर डिनोट करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हम जो स्पेस लेते हैं वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ पर वन डिवीजन 5 यूनिट के लिए तो हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इलेबोरेट करके बता रही हूँ, बट पेपर में आपको सिंपल ये एमसीक्यू आप इजीली वे में कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर इलेबोरेटेड बता रही हूँ कि आंसर कैसे निकलेगा। अब जैसे कि 5 यूनिट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x दिया हुआ है, उसके बाद y दिया हुआ है, उसके बाद आपको z दिया हुआ है एंड देन w। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू है तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है जैसे -15। अगर इसमें आप +5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10w, यानी कि जो एक यूनिट आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे -10, तो ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर -10 में -5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -15। तो यही आपका आंसर था यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग -10 आ गया। अब देखिए, -10 के बाद आएगा -5, फिर 0 एंड देन 5, यानी कि राइट हैंड साइड जो होता है वो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जी पर मैंने यहाँ पर 0 को डिनोट करा है, क्योंकि y को भी निकालने के लिए अगर आप निकालते हैं तो सिंपल -10 + 5 यूनिट हमने यहाँ पे 5 यूनिट लिए ना, तो सब में 5 करके चलेंगे तो ये माइनस का साइन बढ़ा, -5 आ गया आपके पास। इसी तरीके से अगर z का आप यूनिट निकालते हैं तो -5 + 5 = 0। तो 0 इज शोन बाय द पॉइंट ऑफ ऑन z, तो z पर आएगा ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप इतना आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द यहाँ पर आपको दे रखे 4 सर्कल्स, मैंने कुछ यहाँ पर डिनोट कर रखे 4 सर्कल में। फर्स्ट सर्कल आपका है यहाँ पर क्रॉस का, सेकंड आपका है यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक, यानी कि कुछ भी नहीं है, खाली है। थर्ड आपका है यहाँ पर टिक मार्क का और फोर्थ है आपका यहाँ पे फिलअप का, यानी कि इसको भर रखा है। देखिए, यहाँ पर 4 सर्कल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम इंटीजर्स, यानी कि कुछ ये इंटीजर्स है जिसको इसने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग शो करा है ऑन द नंबर लाइन। आप देख सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज। आपको पता है कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है सिंपल इन इंटीजर्स को। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज तो जो राइट हैंड साइड पर होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको यहाँ पर मूव करना है, क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटे का मतलब हो गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको मूव करना है, सिंपल। तो सबसे पहले खाली सर्कल दे रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे खाली सर्कल ये वाला ऑप्शन में है। उसके बाद आपका टिक मार्क है, तो देखिए टिक मार्क आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्रॉस और उसके बाद फिलअप, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 × 3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, यानी कि राइट हैंड साइड के कौन से पार्ट पे, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके राइट हैंड साइड पर ये नंबर लाए होगा। -3 × 3 सबसे पहले कर लेते हैं, विच इज -9। 3 3 9 एंड माइनस का साइन आएगा। तो -9 का बेसिकली किसके राइट हैंड साइड पे शो होगा, -10 के, -4 के, 0 के या 9 के। ऑप्शन दे रखे। देखिए, -9 आपका डिनोट हो रहा है यहाँ पर, तो ये -10 जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसके राइट हैंड साइड पे -9 आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यानी कि सो वी कैन सी दैट द -9 इज बेसिकली लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है -a + b एंड b + एडिटिव इनवर्स ऑफ। यहाँ पर आपको एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स इज द नेगेटिव ऑफ अ नंबर। सो एज वी नो दैट कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, जैसे कि -a + b = b + -a, इस तरीके से इसको लिखेंगे। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे -a इज द additive inverse of a,
ए का ही एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, सो वी कैन से ए विल बी दी आंसर, ठीक है। तो सो वी कैन से ए विल बी दी आंसर। अब इसको फिल कैसे करेंगे, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहां पर हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए लिखेंगे। ए का ही उल्टा होता है ना माइनस ए, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन -4 × 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही करना है कि -4 × 3 आपका हो जाएगा -12। सो ऑन द नंबर लाइन अगर हम बात करें, सो ईच डिवीजन हैज अ इक्वल स्पेस ऑफ यूनिट 2, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2 और ए निकालने के लिए, यहाँ पर हम ए निकालने के लिए -20 और उसके अंदर हम प्लस करेंगे 2, तो आ जाएगा -18। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -18। निकालेंगे बी वाला पॉइंट, बी पॉइंट के लिए -18 + 2 कर देंगे, ये हो जाएगा -16। उसके बाद सी पॉइंट निकालने के लिए -16 + 2 कर देंगे, यानी कि -14। उसके बाद आप डी पॉइंट निकालने के लिए -14 ये वाला लेके +2, तो आ जाएगा -12। आंसर आपको यहाँ -12 यही बोला था कि ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन -4 × 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। ये वाला किस पर लाइन लाए होगा, तो -12 तक हमने यहाँ पर निकाल लिया, विच इज ऑन डी, यानी कि डी पर आपका बेसिकली ये डिनोट होगा। तो डी इज -12 आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है यहाँ पर, इफ x एंड y एंड z आर द इंटीजर्स। ये तीनों इंटीजर्स दे रखे हैं और उसके बाद आपको ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी है, x प्लस ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद प्लस ब्लैंक एंड देन प्लस ब्लैंक, y प्लस ब्लैंक। अब आपको बेसिकली बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। देखिए, दिस इज द एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिशन, ये एडिशन है आपका, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है आपकी एसोसिएटिव की, वो हम इस तरीके से लिखते हैं a + b + c लाइक दिस, और उसके बाद a अगर बाहर लेते हैं तो भी b + c आ जाएगा आपका। अब ये बेसिकली मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट्स पहले के 2 इंटीजर्स लेते हैं या फिर एक इंटीजर को बाहर रख के लास्ट के 2 इंटीजर्स का आप एडिशन करते हैं, तो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। तो एडिशन इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसको x + y के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल x + y और उसके बाद बाहर आ जाएगा यहाँ पे z यानी कि z। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x एंड देन प्लस और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y एंड प्लस c, जैसे कि आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला था। सो आई होप कि ये वाली आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिलो u v w एंड x रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटीजर्स। देखिए, u v w एंड x रिप्रेजेंट द डिफरेंट इंटीजर्स, यानी कि ये सारे इंटीजर्स आपको शो कर रहा है एक तरह से। वेयर उसने बोला u इज इक्वल टू -4, यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, x इज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आनी नहीं चाहिए। बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक ये यहाँ पर लिख लेते हैं और आपको बेसिकली v W और x तीनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इसने बोला एक्सप्लेन योर रीजन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव द इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को लिख लेते हैं। देखिए, इक्वेशंस जो हमारे पास में है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे u × v = u। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं u × v = u। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारे पास x × w = w। अब इसको हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन दे रखे u + x = w, दैट इज इक्वेशन 3। इस तरीके से 3 इक्वेशन आ गए। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को मतलब फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए बाय पुटिंग द u, अब देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी बाय पुटिंग
u इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 के अंदर हम फिल करेंगे। कैसे? देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे u इंटू वी इज इक्वल टू यू, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसके अंदर u की वैल्यू आपको -4 दे रखी है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू एंड v इक्वल्स टू u की वैल्यू, फिर दोबारा से यहाँ पे -4। तो v की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई से जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, और इस तरीके से वैल्यू कट होके आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो v की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई यहाँ पे 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा आगे मूव करते हैं, इक्वेशन बी को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन में यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ आपको। इक्वेशन दी हुई थी ऊपर x मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू w। अब देखिए इसको निकालना तो बहुत इजी है। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो w अपॉन में w हो जाएगा, क्योंकि ये वाला w हो जाएगा आपका अपॉन में। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवीजन होता है। w से w कट हुआ तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। लेकिन हमें बोला गया था कि x इज नॉट इक्वल टू 1, x तो 1 नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर x आ गया आपके पास में इक्वल टू 1। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे हेंस, सिंपल आपको जो यहाँ पर ना इक्वेशन दे रखी थी विच इज x मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू w। अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन w इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, जब आप w की वैल्यू लेंगे 0 तब हम आप बोल सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड। देखिए इक्वेशन थर्ड वाली आपकी दे रखी थी यहाँ पे वैल्यू u प्लस एक्स इक्वल्स टू w। सिंपल u की वैल्यू आपको -4 दे रखी थी, x एज इट इज लेंगे और w की वैल्यू आ गई 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ये वाला माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 4। तो सिंपल x की वैल्यू आ गई 4, w की वैल्यू आ गई 0, और ऊपर जो हमारी वैल्यू आई थी v की वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें आपकी वैल्यू आ गई एक में 1, एक में 0 और एक में 4। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर छोटी सी ये दिया हुआ है बॉक्स, जिसके अंदर चेक नंबर और ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि चेक नंबर और ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन इसलिए है कि इस चेक नंबर से, इतने नंबर से ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी आपके अकाउंट में, जिसमें जल बोर्ड डिपॉजिट हो गया, LIC डिपॉजिट हो गया एंड सो ऑन। मेन आपका डेट है कि इस डेट को इतना पेमेंट हुआ और इतना डिपॉजिट हुआ आपके अकाउंट में। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, रीड करते हैं। यू हैव ₹500 इन योर सेविंग अकाउंट। सो एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास 500 रुपए थे आपके खुद के सेविंग अकाउंट में, एंड द रिकॉर्ड आपको ये पूरा ट्रांजेक्शन दे रखा है ड्यूरिंग द मंथ। सो हाउ मच मनी इट इज इन योर अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। जब आपने पेमेंट भी करी, डिपॉजिट हुआ, तो आपके अकाउंट में अब टोटल मनी कितनी है वो आपको बताना है। तो सिंपल एज पर द क्वेश्चन अगर हम बात करें अवेलेबल अमाउंट की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख लेते हैं यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट जो आपके अकाउंट में है, यानी कि सेविंग अकाउंट में, विच इज ₹500। आपके पास ₹500 है आपके सेविंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका चेक नंबर देखिए 4/9 का, यानी कि 4 तारीख के अकॉर्डिंग जो इतने चेक नंबर पे जल बोर्ड की जो ट्रांजैक्शन की गई, जिसमें आपका विड्रॉल जो हुआ है वो हुआ है 120, पेमेंट आपने 120 करी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑन 4/9, ठीक है, इस चेक के थ्रू जो विड्रॉल हुआ है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, विड्रॉल इज इक्वल टू ₹120। ठीक है, और उसके बाद जो आपका 12/9 को जो डिपॉजिट अमाउंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/9 में डिपॉजिट अमाउंट आपका 200 है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ऑन 12/9 आपका जो डिपॉजिट हुआ है, यानी कि जो पैसे आपके पास आए हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट अमाउंट आपके पास रुपीस है 200। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे जो सेकंड वाला है वो भी हम ऐसी तरीके से काउंट कर लेते हैं कि 22 ऑफ यहाँ पर जो दे रखा है 9 पे 240 रुपीज आपने पेमेंट करा है।
ठीक है। सो 240 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/9। आप यहाँ पे पूरा चेक नंबर वगैरह सब कुछ लिख कर दिखा सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। तो विड्रॉल अमाउंट आपका कितना है यहाँ पर भी लिख लेते हैं। विड्रॉल अमाउंट रुपीज़ आपका दे रखा है 240, और उसके बाद जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 29/9 को, ये दे रखा है यहाँ पे 29/9 को जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका सिंपल दे रखा है ₹150। सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेट अमाउंट निकालना है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट विच इज अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सेव्ड अमाउंट है उसमें आप क्या करेंगे, सेव्ड अमाउंट में सबसे पहले आप एडिशन करेंगे डिपॉजिट अमाउंट को, एडिशन हो जाएगा आपका डिपॉजिट अमाउंट। ऑब्वियसली वो आपके अकाउंट में आया है, इसलिए ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, और उसमें से माइनस हो जाएगा आपका डेबिटेड अमाउंट। डेबिटेड अमाउंट यानी कि पेड अमाउंट, आप इसको डेबिटेड भी लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में आप इसको पेड अमाउंट भी लिख सकते हैं। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। तो आपके पास सिंपल 500 रुपीज थे जिसमें आपने एडिशन करे थे 200 और 150। सिंपल आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, और माइनस आपने कितना करा है, माइनस आपने यहाँ पर करा है 120 एंड 240। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट ना डाल करके सिंपल यहाँ पे ही लिख लीजिए 120 एंड माइनस 240, इस तरीके से। अब आप इन तीनों का एडिशन करेंगे, 500 एंड 200 700 प्लस 850 हो जाएगा, और प्लस करके भी आप इनको माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एडिशन करके सीधा माइनस कर दीजिए, विच इज टोटल 360। तो प्लस माइनस माइनस 850 माइनस 360, आपके पास अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा इक्वल्स टू ₹490, एंड दैट्स द आंसर। सो आई होप इतना आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस देखने में बड़ा है। सो अब नेक्स्ट MCQ के कुछ क्वेश्चंस की नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।